भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता। चौथा है इसके अंतर्गत 1962 का चीनी आक्रमण तथा भारतीय गुटनिरपेक्षता। नवंबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय गुटनिरपेक्षता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई। अनेक आलोचकों ने भारत की असंलग्नता की नीति की कटु आलोचना की। यह कहा गया कि भारत की निर्गुट नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रही है। एडी गोरवाल के शब्दों में, विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करना होता है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखंडता है और इसमें हमारी नीति विफल सिद्ध हुई। दूसरी आलोचना यह थी कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक संगठन में शामिल न होकर भारत ने भारी भूल की है। यदि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किसी सैनिक संगठन का सदस्य होता तो चीन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यह भी कहा गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील के शांतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है और इसी कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने में घोर उपेक्षा की, जिसके कारण हमें भारी पराजय और क्षति उठानी पड़ी। यह भी कहा गया कि निर्गुट नीति के कारण हम अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए। हमने एशिया और अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु जब चीन ने हम पर हमला किया तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसके विपरीत पश्चिमी देशों अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी ने हमें तत्काल भारी मात्रा में हवाई जहाज़ों द्वारा रण सामग्री पहुंचाई। आलोचकों ने यह भी कहा कि हमारी नीति गुटनिरपेक्षता की कही जाती है, किंतु जब हम साम्यवादी गुट से संबंधित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे हैं तो दूसरे गुट के देश हमें प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो क्या हमारी नीति को निर्गुट कहा जा सकता है? इन आलोचनाओं के उत्तर में पंडित नेहरू का कहना था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं लगी है और बिना शर्त सहायता लेने को असंलग्नता की नीति से दूर हटाना नहीं कहा जा सकता। चीनी हमले के बाद 6 नवंबर 1962 को भारत के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत गोल्डवेथ ने स्पष्ट कहा कि सैनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुट में शामिल नहीं करना चाहते और न हम भारत की असंलग्नता की नीति को बदलने के समर्थक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने एक बार कहा कि अमेरिका भारत की तटस्थ नीति का स्वागत करता है। चीनी आक्रमण के समय अमेरिकी वायुसेना ने 90 घंटे के भीतर 1000 टन रण सामग्री को अमेरिका से भारत पहुंचा दिया। दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी अपने मिग विमान देने तथा इसका कारखाना बना देने का वचन दिया। किसी एक गुट का सदस्य बन जाने पर भारत को दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था। अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में असंलग्नता की नीति भारत के लिए सर्वोत्तम है। यदि असंलग्नता की नीति को छोड़कर भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता तो भारत चीन सीमा संघर्ष शीत युद्ध का एक अंग बन जाता। इसलिए पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेना लेकिन असंलग्नता की नीति का परित्याग नहीं करेगा। भारत पाक युद्ध 1965 और गुटनिरपेक्षता। 1963 में सोवियत संघ द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया गया। यह घटना भारत की निर्गुट नीति की एक शानदार सफलता है। 1965 में भारत पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं करते थे तब तक उन्हें किसी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी। इससे स्पष्ट हो गया कि गुटों में सम्मिलित होने पर भी पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। 1971 की भारत सोवियत संधि तथा गुटनिरपेक्ष बांग्लादेश की क्रांति और तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप दक्षिणी एशिया में उत्पन्न संकट के समय भारत सोवियत मैत्री संधि भारतीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। अमेरिका और चीन के बीच भारत जैसे राज्य के हितों की कीमत पर विकसित देतांत के संदर्भ में भारत और सोवियत संघ की यह साझेदारी एक वरदान सिद्ध हुई। गुटनिरपेक्षता की पवित्रता की दुहाई देने वाले भी ये स्वीकार करेंगे कि 1971 के भारत पाक संघर्ष में यह संधि भारत को नया विश्वास, आत्मसम्मान और इस भूभाग में अपनी हैसियत का एहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई। भारत सोवियत संघ मैत्री संधि ने दक्षिणी एशिया की वस्तु स्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए
तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सोवियत मैत्री संधि के संदर्भ में कतिपय क्षेत्रों में यह संदेह हो गया था कि भारत अब कूटनिरपेक्ष नहीं रहा। कई जगह तो यह भी कहा जाने लगा कि नई दिल्ली मास्को की कठपुतली मात्र है और स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को खो चुकी है। किंतु ऐसे आरोप निराधार सिद्ध हुए। भारत कुछ समय के लिए सोवियत संघ के अति निकट अवश्य हो गया था, या यूँ कहे कि परिस्थितियों ने उसे सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया था, किंतु उसने स्वतंत्र निर्णय को समर्पित कर दिया हो, ऐसा कहना सही नहीं है। उदाहरण के लिए भारत ने ब्रेज़नेव द्वारा प्रतिपादित एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध किया। वस्तुतः भारत सोवियत संधि संकट के समय के लिए मित्र उत्पन्न करती है, सैनिक गठबंधन नहीं, और मित्रों की खोज करना गुटनिरपेक्ष नीति का निषेध नहीं है। 1975 का आर्यभट्ट और 1979 का भास्कर और 1981 का एप्पल जब भारत सोवियत संघ की मित्रता के प्रतीक हैं, वहीं वे भारत के अंतरिक्ष में स्वतंत्र नीति के घोतक भी हैं। भारत ने हिंद महासागर को केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से ही नहीं बल्कि सोवियत हस्तक्षेप से भी मुक्त रखने पर बल दिया। असली गुटनिरपेक्षता 1977 से 1979। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में असली गुटनिरपेक्षता की बात कही गई। मोरारजी देसाई का कहना था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में विदेश नीति एक तरफा झुक गई थी। इस झुकाव को दूर करना ही असली गुटनिरपेक्षता है। विदेश मंत्री वाजपेयी के शब्दों में, भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए। उनके अनुसार संलग्नता का मतलब है सर्वसंलग्नता, अर्थात सबके साथ जुड़ा रहना, सबके साथ गठबंधन करना। जनता सरकार ने सोवियत संघ तथा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफ़ी दक्षतापूर्ण ढंग से निभाया और श्रीमती इंदिरा गांधी के आखिरी दिनों में सोवियत संघ के प्रति दिखने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्न किया। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि जनता सरकार ने सोवियत संघ के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए या अमेरिका के साथ नया अध्याय शुरू किया। 1980 के बाद गुटनिरपेक्षता। जनवरी 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी को पुनः भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने का अवसर मिला तो भारत की विदेश नीति में जो गति आई उसका प्रभाव सर्वत्र प्रकट होने लगा। न्यूयॉर्क में 1980 के अंतिम दिनों में भारत ने असंलग्न गुट के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों को आपस में विचार विमर्श करने हेतु प्रेरित किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरते हुए मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया। 1981 में भारत ने 98 असंलग्न राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श करने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया। भारत ने 77 देशों के समूह के अध्यक्ष के रूप में अन्य राष्ट्रों के सहयोग से 1980 से लगातार इस बात का प्रयास किया कि विदेश के आर्थिक क्षेत्र में व्यापक संरचनात्मक एवं मौलिक असंतुलन के अभिशाप को अवलंब दूर किया जाए। मार्च 1983 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित करके भारत विश्व स्तर पर निर्गुट आंदोलन का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। इस सम्मेलन में 101 राष्ट्रों ने भाग लिया और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अगले 3 वर्ष के लिए निर्गुट आंदोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी निर्गुट आंदोलन के लगभग 1 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गुटनिरपेक्ष देशों के तैयारी सत्र के अध्यक्ष के नाते राजीव गांधी का भाषण निर्गुट आंदोलन की विश्व शांति की दिशा में दिलचस्पी को उजागर करता है। राजीव ने दक्षिण दक्षिण सहयोग को अधिक ठोस रूप देने की आवश्यकता बताई। जकार्ता गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। कार्टगेना में आयोजित 11वें निर्गुट शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर सम्मेलन की घोषणा में आतंकवादी कार्रवाइयों को 2 टूक शब्दों में निंदा की गई। भारत ने हवाना में संपन्न 14वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुट निरपेक्ष देशों को चेताया कि अगर वे आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुटता नहीं रख सके तो मौजूदा समय में निर्गुट आंदोलन प्रासंगिकता खो देगा। निर्गुट आंदोलन नाम के 15वें शिखर सम्मेलन शर्म अल शेख को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि दुनिया भर में फैले आतंकवादी ढांचे को नेस्तनाबूद करना जरूरी है। आतंकवादियों को छिपने के सुरक्षित ठिकाने न दिए जाएं,
क्योंकि वे किसी एक समूह व धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने स्थायी खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति, गरीबी उपशमन, भूख व अभाव तथा उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। नेम द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन 50 वर्षों की उपलब्धि, हमारी भावी साझा दृष्टि विषय पर 65वीं महासभा के दौरान 27 सितंबर 2010 को नेम के समन्वय ब्यूरो की एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नाम की 50वीं वर्षगांठ के मुख्य समारोह के लिए आरंभिक कार्य तैयार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि नाम का मार्गदर्शन एक नवीन, सूरदर्शी और केंद्रीय विषय सूची द्वारा किया जाना चाहिए। आलोचना। गुटनिरपेक्षता काफ़ी नहीं है। डॉक्टर वैदिक प्रकाश गुटनिरपेक्ष नीति के प्रखर आलोचक हैं। अपनी बहुचर्चित पुस्तक भारतीय विदेश नीति नया दिशा संकेत में वे लिखते हैं कि शीत युद्ध के वातावरण में नवोदित भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन शायद तत्कालीन दृष्टि से उचित रहा हो, किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को शाश्वत नीति का रूप देना न तर्कसंगत है और न ही यह दृष्टिकोण यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता है। दूसरा, विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की परिधि में बांधा नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। तीसरा, गुटनिरपेक्षता ऊर्ध्व मूल नीति रही है, ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर हैं नीचे नहीं। राष्ट्र हित उसके केंद्र में नहीं है, उससे राष्ट्र हित हो जाए यह एक अलग बात है। भारत पर जब चीन का हमला हुआ तो भारत के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में तथाकथित गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कोताही की। ब्रिटेन और अमेरिका ने हथियार दिए, विदेश नीति जोर का झटका खा गई। पांचवा है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन अपनी शक्तिहीनता की व्यवस्था को छिपाने के लिए किया। एक सीमा तक नेहरू को इस विलक्षण कार्य में सफलता भी मिली। दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं के साथ नेहरू का नाम भी अखबारों में छपने लगा। लेकिन इससे भारत को क्या लाभ हुआ? इससे दो प्रमुख हानियाँ हुई। एक तो भारत अपने आसपास के वातावरण से लगभग बेखबर हो गया। पड़ोसी देशों की उपेक्षा ही नहीं हुई, अपनी सुरक्षा के लिए जो मुस्तैदी आवश्यक होती है उसके प्रति भी भारत उदासीन हो गया। छठा, सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष होना तो केवल शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए संभव है। गुटनिरपेक्षता के स्थान पर हमें स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की नीति में धुरी गुट है, जबकि स्वतंत्र नीति में धुरी स्वयं यानी राष्ट्र है। विदेश नीति ऊर्ध्व मूल नहीं, राष्ट्र मूलक हो। हमारी नीति का मूल आधार शक्ति गुटों के बदलते तेवर नहीं, स्थायी राष्ट्र हित हो। इन आलोचनाओं के बावजूद यह सच्चाई है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्षता नीति को आदर्श के मायाजाल से निकालकर उसे राष्ट्रीय हित के यथार्थ की धरोहर प्रदान की। डॉक्टर वीपी दत्त ने अपनी पुस्तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत विदेश नीति का दिशा सूचक रहा है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय हितों का संवर्धन हुआ है। थैंक यू।